पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक महिला चल रही है और फोन पे बात कर रही है। ये महिला ऐसी वैसी महिला नहीं है, छोटी मोटी महिला नहीं है। ये महिला एक भूत है और भूत के आगे पीछे आप लोग देख सकते हैं पुलिस वाले चल रहे हैं और महिला जो है बीच में चल रही है। फिर उसके बाद एक पुलिस वाला जाके कार का डोर खोलता है और डोर खोलने के बाद ये जो महिला भूत होती है उस कार के अंदर बैठ जाती है, क्योंकि इस महिला का कत्ल जुलाई में ही हो गया था और इनके कत्ल के जुर्म में कोई और नहीं, इन्हीं का पति या 4 महीने से जेल में सजा काट रहा है। सोच सकते हैं। और उसके बाद इनके भूत नजर आ जाता है। अब इनके भूत को पुलिस गिरफ्तार करती है और दिल्ली नोएडा से लेकर बिहार मोतिहारी आती है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कैसे एक महिला का कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद वो महिला अचानक भूत बन जाती है और भूत बनने के बाद वो बस पुलिस वालों को ही दिखाई देती है। पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश के जिला मोतिहारी से शुरू होता है। बात मार्च 2025 की रहता है कि एक रंजीत नाम का एक लड़का रहता है जो पढ़ा लिखा रहता है, जिसका नाम रंजीत कुमार होता है। उसकी शादी मार्च में ही होती है घर वालों की मर्जी से। लड़की भी खूबसूरत होती है, लड़की का नाम गुंजा होता है। दोनों परिवार की सहमति से शादी होता है और शादी होने के बाद बहुत अच्छे से परिवार चल रहा होता है, सुखी सुखी। मार्च के बाद अप्रैल आ जाता है, तभी घर वाले देखते हैं जो पत्नी गुंजा होती है, जो बहू होती है, वो अक्सर फोन पे बातें किया करती थी। अब घर वाले देखते हैं कि जो चीज़ आधा घंटा में 10 मिनट में बात हो जाती है, ये कहाँ पे बहू 2-2 घंटा 3-3 घंटा इतना ज़्यादा बातें करती है। उसके बाद वो अपने बेटे से कहती है जिनका नाम रंजीत कुमार होता है। अब रंजीत कुमार को जब ये मालूम पड़ता है तो रंजीत कुमार अपनी पत्नी गुंजा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें घर वालों की याद आ रही है? अगर तुम घर जाना चाहती होगी तो चलो मैं तुमको वहां से घुमा के लेके आता हूँ। लेकिन जो पत्नी गुंजा होती है वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब उसके बाद पति भी नोटिस करने लगता है कि उसकी जो पत्नी है थोड़ा थोड़ा फोन पर बात कर रही है। अब आए दिन कहीं कोने में बैठ के, कहीं इधर उधर बैठ के पत्नी किससे इतना ज्यादा बात कर रही है। अब जो रंजीत रहता है अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करना चाहता था। अपनी पत्नी का मोबाइल जब छूता था तो उसमें लॉक लगा रहता था। इसी बीच पति और पत्नी में कई बार झगड़े भी होते हैं मोबाइल को लेकर। अब धीरे धीरे मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई आ जाता है और मई आने के बाद जून आ जाता है। अब जून भी चला जाता है। उसके बाद 3 जुलाई की रात आता है जब रंजीत गहरी नींद में सोया रहता है और लगभग रात को 11-12 बजे जैसे नींद खुलती है तो रंजीत को महसूस होता है कि उसकी पत्नी गुंजा उसकी बेड पे नहीं है। वो घर से निकलता है, घर में भी ढूंढता है, छत पे भी जाता है, अपने घर वालों को जगाता है, आस पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं। अब गुंजा का खोज खबर करने लगते हैं। तभी कुछ दूर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। अब सीसीटीवी कैमरा को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें गुंजा दिखाई दे रही है और वो वहां से जा रही है। कैमरे की ओर भी एक बार उसने देखा था। अब ये सब होने के बाद अब पता लगाने लगते हैं। फिर वो अपने ससुराल फोन कर देते हैं, क्या वहां पे गुंजा गई है क्या? घर वाले कहते हैं यहाँ पे तो नहीं आई है। रात कैसे बीत जाता है। अब 4 जुलाई 2025 के दिन आ जाता है। अब 4 जुलाई को सुबह सुबह ही रंजीत अपने घर वालों के साथ में पुलिस स्टेशन जाता है मोतिहारी और जाने के बाद रिपोर्ट लिखवा देता अपनी पत्नी का गुमशुदगी का और कहता है कि एक कैमरे में वो साफ साफ देखी गई है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि कैमरे की बात छोड़ दो, वो हम लोग ढूंढ लेंगे। और कहीं ये तो नहीं है कि तुमने ही अपनी पत्नी को गायब कर दिया है और उसके बाद आके तुम मतलब रिपोर्ट लिखवा रही हो। रंजीत कहता है ऐसा कोई बात नहीं। तो लोग पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम लोग ढूंढ लेंगे, तुम भी अपनी पत्नी को ढूंढो। अब 4 से 5 हो गया रहता है, पुलिस वालों को कुछ भी मालूम ही नहीं चलता। 6 तारीख हो जाता है। अचानक 7 जुलाई को जो गुंजा होती है इसके घर वाले जाते हैं और जाने के बाद पुलिस स्टेशन में दूसरा रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हो गया है, हमारा ही दामाद रंजीत ने ही उसका कत्ल किया होगा और कत्ल करने के बाद लाश को कहीं छुपा दिया होगा क्योंकि दहेज कम मिला था और दहेज की लालच में आकर उसने पत्नी को अपने मार दिया।
अब पुलिस को बस इतना रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस तुरंत आती है और रंजीत को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस यहाँ पे छानबीन कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि पहले भी रंजीत ने एक एफआईआर लिखवाया था, तो उस केस को भी देखना चाहिए था। और पुलिस चाहती तो उस कैमरे को भी जाकर देखती, सीसीटीवी कैमरा को, कि आखिर में सच्चाई क्या है। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं देख रही है और रंजीत को पुलिस उठाती है। रंजीत को उठाने के बाद लेके जाती है और जेल में डाल देती है। रंजीत बार बार कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। इधर घर वाले भी बार बार बेल के लिए मतलब फार्म भर रहे थे, कैसे भी उनको बेटे रंजीत को बेल मिल जाए, लेकिन बेल रिजेक्ट हो जा रहा था। अब धीरे धीरे पुलिस ऐसा एक केस बनाती है, एक चार्जशीट ऐसा बनाती है, और बनाने के बाद वो कोर्ट में जाके दाखिल कर देते हैं। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करना रहता है, जो भी सच्चाई जो भी चीज़ रहता है पुलिस इधर सब चीज़ बना के और ला के चार्जशीट दाखिल कर देती है। अब मुकदमा इधर चलने लगता है, घर की भी बेइज्जती हो रही होती है और बहू का भी लाश कहीं नहीं मिल रहा होता है। अब रंजीत भी कई बार ये बोलता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, लेकिन कोई भी मानने को नहीं था। ऊपर से चार्जशीट में सब लिखा गया रहता है कि दहेज नहीं देने की वजह से पत्नी को मारा, और फिर रंजीत ने पत्नी के लाश को गायब कर दिया, और पूरा चार्जशीट में जब रहता है। अब 3 महीने के बाद जब ट्रायल चालू होने का टाइम आ गया रहता है, मतलब अब कोर्ट में बहस होगा, उसी टाइम नोएडा से, दिल्ली नोएडा से एक फ़ोन आता है। फ़ोन कोई रिश्तेदार करता है रंजीत के यहाँ पे, और रंजीत के घर वालों को बताते हैं कि आपकी जो बहू है गुंजा, उसको नोएडा में देखा गया है, उसका भूत नोएडा में घूम रहा है। अब इतना बात जब घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भागते भागते कुछ लोगों के साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जो बहू गुंजा है उसके भूत को नोएडा में देखा गया है। आप लोग नोएडा चलिए और चल के पता लगाइए क्या सच है क्या झूठ है। अब यहाँ पे सोच सकते हैं जो काम पुलिस को करना चाहिए था, अब पुलिस क्या बोल रही है कि ठीक है हम लोग चलेंगे, आप प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, कैसे जाना है और खाने पीने का सब चीज़ों का व्यवस्था कीजिए। सोच सकते हैं, और ऐसा नियम है सरकार का कि अगर किसी चीज़ की किसी केस का जांच हो रहा है, कहीं आना जाना है, कि उसमें खाने पीने का या केस को जांच करने में जो भी पैसे लगेंगे सब सरकार पे करती है, उसका बिल देना पड़ता है। लेकिन यहाँ की पुलिस सोच सकते हैं क्या कहती है कि खुद आप लोग गाड़ी हायर कीजिए और खाने होने का व्यवस्था कीजिए। अब डूबता आदमी करे तो क्या करे। अब रंजीत के पिताजी एक गाड़ी बुक करते हैं, और गाड़ी बुक करने के बाद ये पुलिस वाले अब उस गाड़ी में बैठते हैं, और कुछ घर वाले भी रहते हैं, और ये लोग नोएडा निकल जाते हैं दिल्ली। जैसे नोएडा पहुंचते हैं, नोएडा पहुंचने के बाद वहां पे ये लोग जाके और नोएडा पुलिस के साथ में मिलके एक घर के पास जाते हैं, और घर का दरवाजा जैसे खटखटाते हैं घर के अंदर से 2 लोग मिलते हैं। उसके अंदर से एक शख्स मिलता है, और उसी के घर के अंदर से एक महिला भी निकल के आती है। जो महिला कोई और नहीं, वही गुंजा रहती है जिसके कत्ल के इल्जाम में रंजीत को सजा हुई रहती है। यानी अब पुलिस तुरंत जो गुंजा होती है, गुंजा को वहां से उठाती है, और गुंजा को उठाने के बाद तुरंत कार में लेके आती है, कार का दरवाजा खोलती है। यही वीडियो आप लोग को पहले मैं दिखा रहा था, और उसके भूत को कार में रख के अब नोएडा से ये लोग मोतिहारी लेके आते हैं। मोतिहारी लाने के बाद अब पूरी कहानी सामने निकल के आती है। कहानी ये रहती है कि गुंजा अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार किया करती थी 2023 में, और उसके बाद वो उसका रिलेशन उससे चल रहा होता है। तभी अचानक उसके घर वालों को रंजीत नजर आ जाता है, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर पर रहता है। रंजीत बहुत अच्छा रहता है, पढ़ा लिखा रहता है। 2025 मार्च में इन दोनों की शादी हो जाती है। गुंजा अपने घर पे भी कुछ नहीं बताती है और अपने पति से भी कुछ नहीं बताती है, और उसके बाद शादी होने के बाद भी आए दिन जो गुंजा रहती है अपने पति से बात किया करती थी, और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि अपने आशिक से भी बात करने लगती है, और आशिक से बात करते करते घर में झगड़ा होने लगता है, और ये उसके बाद प्लान बनाती है। और जो गुंजा का आशिक रहता है वो नोएडा में जॉब किया करता था। अब ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि एक दिन रहते रहते घर से अचानक निकल जाना, और निकलने के बाद ये नोएडा जाके आराम से एक साथ में रहेंगे। और होता भी ऐसा है। 3 जुलाई की रात जो पत्नी गुंजा होती है वो कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि अपने घर से अकेली तेज कदमों से वो निकलती है, और निकलने के बाद वो गायब हो जाती है। और 4 जुलाई को जाके फिर से केस लिखवाता है रंजीत, लेकिन पुलिस खोज खबर नहीं करती है। और 7 जुलाई को जब ससुराल वाले रिपोर्ट लिखवाते हैं, तब रंजीत को उल्टा ही पुलिस वाले
अरेस्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पुलिस ईमानदारी से अपना काम करती, सीसीटीवी कैमरा को चेक करती उस दिन, तो उसके आगे भी कोई कैमरा नजर आता या इधर उधर, अगर कोई भी पुलिस वाला समझदार जो होता इस केस को देखता, तो रंजीत 4 महीने से जेल में बंद नहीं होता। तो ये देख सकते हैं इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही रहती है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन में पक्का है कि रंजीत भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जिसके कत्ल के जुर्म में चार्जशीट बनाया गया होगा लगभग 100 पन्ने, 200 पन्ने या 50 पन्नों का, अब यही पुलिस कोर्ट में जाके ये कहेगी कि जिसके कत्ल के इल्जाम में हमने रंजीत को जेल में डाला था वो तो जिंदा है। तब देखिए कैसे ये लोग जाएंगे, कैसे बातें करेंगे। लेकिन इन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को भी इन जैसे पुलिस वालों पे कार्रवाई करना चाहिए जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। अगर ये लोग यहाँ पे कैमरा चेक किए होते, अगर समझदारी से जांच किए होते, तो शायद एक बेगुनाह को 4 महीना जेल में नहीं रहना पड़ता। अगर वो पत्नी नहीं मिलती, रिश्तेदार को नहीं दिखाई दी होती, तो शायद रंजीत को जेल भी हो जाता और वो कई सालों तक जेल के अंदर सड़ता रहता। लेकिन ये तो गनीमत होता है कि गुंजा किसी को दिखाई दे जाती है और उसके बाद वो वहाँ से पकड़ के अब यहाँ मोतिहारी आती है, तो उस पर भी कोई ना कोई केस बनेगा, क्योंकि खुद को गायब कर दी थी और उसके बाद उसके पति पे इल्ज़ाम लगा, उसके घर वालों ने नया FIR लिखवाया और उसके आशिक पे भी, तो गुंजा पे और उसके आशिक पे भी कोई ना कोई जरूर धाराएं लगाएगी पुलिस और उसके बाद उन लोगों को भी जेल में डालेगी। तो ये थी कहानी आज की, जहाँ पे एक पत्नी 4 महीना पहले मर चुकी थी, वो 4 महीने बाद दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा में रोड पे से घूम रही थी और घूमने के दौरान उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। जहां भी रहें सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी किसी पे विश्वास मत करें। और आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, दोस्तों को शेयर करके और अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए इस कहानी पर। रंजीत जल्द से जल्द बाहर आ जाए और वो हमेशा खुश रहे, बस आपका भाई यही दुआ करता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।